साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन शहादत दिवस के मौके पर आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले मैं किसानों ने जो शहादत दी उनको प्रणाम करता हूं और कुछ बातें आप लोगों के विचारार्थ रखने के लिए कोशिश करता हूं। आज का ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में होना तो 2 दिन का चाहिए था, मगर 1 दिन का ही करना पड़ा। उसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है वो है अभी तक सरकारें किसानों के उत्पादित फसलों का वाजिब मूल्य न देने, फसल खरीद भुगतान न कराने पर आंदोलित किसानों को गोली मारने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है। अब ये गोली मारने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये है विषय। तो इस गोली चलाने का सिलसिला, गोली मारने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा किसानों के विरोध में, ये बात जानने और समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना होगा तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद ये ग्रीन कपड़े से आप लोगों ने किसान की पगड़ी बांधी, ये सोचकर बांधी होगी कि ये वामन मेश्राम तो किसान है नहीं, तो पगड़ी बांधकर ही इसको किसान बना देते हैं। इसके पीछे आमतौर पे सोच होता है कि जो किसान नहीं है उसको किसान की पगड़ी बांध दो तो फिर किसान जैसे लगता है, होता नहीं है, लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी किसान का बेटा हूं। ग्रेजुएट पास करने की वजह से अपघात से शहर में आ गया हूं। अपघात क्या हुआ कि ग्रेजुएट हो गए, ये हो गया अपघात। और ग्रेजुएट होने वाले आदमी के लिए गांव में काम धंधा नहीं होता है। जो आदमी, जो नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है उसके लिए गांव में कोई काम धंधा नहीं होता है, तो उसको मजबूरी में शहर में आना पड़ता है। तो हम तो किसान के बेटे हैं, खेती में हल चलाया है, खेती में हल चलाया है और खेती में सभी प्रकार का हमने काम किया है। खेती में फसल निकालने के लिए, पता नहीं आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मगर मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि हमने खेती में काम किया, इसलिए बता रहा हूं। फसल आने के लिए और फसल लाने के लिए आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सारे किसान के परिवार को खेती में काम करना पड़ता है। पता नहीं आप लोगों को ये जानकारी है या नहीं है, केवल किसान खेती में काम नहीं करता। किसान का जो परिवार होता है, सारा का सारा परिवार खेती में काम करना पड़ता है, तब जाके फसल आती है। सारा परिवार को जुटाना पड़ता है खेती किसानी के लिए। तब जाके फसल आती है। तो कितना बड़े पैमाने पर मेहनत खेती में करनी पड़ती है, एक से अधिक लोगों के द्वारा।
तब जाकर के फसल आती है। मुझे याद आता है जब हम बचपन की बात मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। ये भी इतिहास का एक हिस्सा है। जब हमारे खेती में फसल निकलती थी तो हमारे पिताजी, कपासी होती थी, मूंगफली होती थी, ये जो कैश क्रॉप है ये मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाते थे। जब वो मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाते थे तो हम भी, गाड़ी घर की होती थी, बैल घर के होते थे, तो गाड़ी में ही खेती का जो माल होता था वो भरा जाता था और उसी गाड़ी में बैठकर रात में गाड़ी निकलती थी, सवेरे तक पहुंचती थी। तो इस तरह से हम भी वो माल बेचने के लिए जाते थे। उस समय तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, मगर आज हमें समझ में आता है और याद आता है जब मार्केट में उसका भाव निर्धारित करते थे, वही बनिया लोग होते थे, वही माल भाव का निर्धारण करते थे और भाव का निर्धारण करने के बाद में वो खरीद लेते थे और खरीदने के बाद एक नया पैसा नहीं देते थे। जो हमने देखा उस समय तो समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। एक नया पैसा नहीं देते थे। एक कागज के ऊपर, इतना सा कागज होता था, एक कागज के ऊपर लिख देते थे ये फला फला तारीख को आपको ये इतना रुपया आपका बन रहा है, ये दिया जाएगा। बस ऐसा वो लिख कर देता था। बनिया जो है वो लिख कर देता था और उसमें कम से कम 2 महीने का गैप होता था। तो माल जो है बनिया को बेच दिया, अब तुरंत उसको पैसा, एक नया पैसा नहीं मिला और वो माल बनिया ले लिया और ले करके वो सारा बनिया जो है वो सामान टेलीफोन से बॉम्बे में, सूरत में और कई जगह टेलीफोन से जो उनके बड़े ग्राहक या उद्योगपति या फैक्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदने वाले जो लोग होते थे, उनके ट्रक जो है होते थे, वो ट्रक भर के वो सारा का सारा माल उधर चला जाता था। और ये सारा का सारा माल वो बनिया उद्योगपति को दे देता था और 2 महीने के बाद वो पैसा किसान को मिलता था उस तारीख को जो उसने लिख कर दिया। मगर एक बात जरूर है, वो जो बनिया तारीख लिख कर देता था उस तारीख में देता जरूर था। एक बात, वो तारीख को देता जरूर था। तो मैं खास बात मैंने देखा, ये बड़ा अजीब किस्म का अर्थशास्त्र जैसा हमने जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है उसमें ये कहीं पर भी नहीं है। जो हमने पढ़ाई की उस अर्थशास्त्र में ये कहीं हमने देखा नहीं। तो आज हम समझदार हो गए तो हमको क्या समझ में आया वो थोड़ा आपको बताता हूं कि बनिया एक नया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता था और सारे किसानों का माल मुफ्त में खरीद लेता था। आज जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूं। उस समय तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था। सारे किसानों का माल, करोड़ों रुपए का माल, एक नया पैसा किसानों को नहीं दिया और मुफ्त में सारा का सारा माल खरीद लिया। उद्योगपति को टेलीफोन पर हमसे लिया मान लो 200 रुपए में, तो उनको 250 या 300 में, जितने में टेलीफोन पर ही भेज दिया। उसके ट्रक में भर के भेज भी दिया, उधर भेज दिया।
बॉम्बे में या सूरत में, क्योंकि बॉम्बे इंडस्ट्रियल एरिया है, सूरत जो है कपासी के लिए इंडस्ट्रियल एरिया, वहां कपड़ा बनता है। तो इस तरह से जब ये माल जाता था तो आज हमें समझ में आता है एक नया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है बनिया, एक नया पैसा, सारा करोड़ों का माल ले लिया और उद्योगपति को भेज दिया। उद्योगपति ने कच्चा माल ले लिया और पक्का माल बनाया, उसने भी उस बनिया को नया पैसा नहीं दिया। वो जो उद्योगपति है कोई बैंक से कर्जा भी नहीं लिया, जो सारा कच्चा माल खरीदने के लिए बैंक से कर्जा भी नहीं लिया, इधर से ले लिया, कच्चा माल का पक्का माल बनाया, पक्का माल बनाकर मार्केट में बेचा, बेचकर पैसा ले लिया, और ये सारी प्रक्रिया में 2 महीने का समय लग गया। और उसके बाद जिससे पैसा लिया उसको वो पैसा जिसका जितना है उतना उसको दे दिया। किसान उस तारीख को जाकर वो उस पैसा वहां से बनिया से लेकर आए। मैंने खुद अपने आंखों से देखी हुई बात, मेरे पिता को ऐसा करते हुए मैंने देखा। तो मैं ये देख रहा हूं, हैरान हूं कि एक नया पैसा इन्वेस्ट किए बगैर बनिया काम कर रहा है, एक नया पैसा इन्वेस्ट किए बगैर उद्योगपति कच्चा माल खरीद रहा है, एक नया पैसा इन्वेस्ट किए बगैर उद्योगपति पक्का माल तैयार कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है, और एक नए पैसे का किसी बैंक को ब्याज भी नहीं दे रहा है। महीने के हिसाब से बैंक वाले ब्याज लेते हैं और देते हैं, या 2 महीने का, और सारे देश भर में संभवतः ऐसा होता होगा ये सारा कच्चा माल जो है मुफ्त में उपयोग कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहा हूं। इस तरह से ये लूट तंत्र उन लोगों ने बनाया। मार्केट में खरीदने का भी तरीका क्या है, वही बनिया लोग 10-5 लोग वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं आज इतने तक करना है, और मुझे इतना क्विंटल खरीदना है, मुझे इतना करना है, इतना करना है। आपस में सलाह मशवरा करके रेट फिक्स कर लेते हैं और उतनी ही बोली लगाते हैं। उनका आपस में सारा अंडरस्टैंडिंग होता है, डेली का काम होता है, डेली खरीदते हैं करोड़ों का माल, एक नया पैसा उनको देना नहीं पड़ता है। ये सारा हमने अपनी आंखों से देखा, तो आज इस बात को समझ में आ रहा है, पहले ये बात समझ में नहीं आती थी। साथियों, ये एक इतिहास है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा भी एक इतिहास है। मैं गुजरात में सरदार पटेल का जो हिस्टोरिकल संग्रहालय है वस्तुओं का, वो देखने के लिए गया था। तो वहां पर गांधी जी का एक फोटो था और नीचे लिखा था, यदि सरदार पटेल मुझे आजादी के आंदोलन में नहीं मिले होते तो शायद मैं ये आजादी का आंदोलन सफल करने में सफल नहीं होता। ऐसा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ मैंने वहां देखा, पढ़ा, तब मुझे पता चला, अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है, और हम लोगों को ये जानकारी नहीं है हमारे पास। तो ये पता चला कि गांधी जी को जो लीडरशिप मिली वो बाल गंगाधर तिलक जो पूना का ब्राह्मण थे, उनके मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता बने, और तिलक के जो अनुयायी ब्राह्मण थे वो गांधी जी को अपना नेता तस्लीम करने के लिए, स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे।
कि ये तो तीसरे वर्ण का आदमी है, हम तो पहले वर्ण के ब्राह्मण हैं, ये तीसरे वर्ण का यानी शूद्र से एक वर्ण ऊंचा बनिया है, वैश्य है, इसका नेतृत्व हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे स्थिति में गांधी जी के पास चौथे वर्ण के शूद्र आदमी को अपना अनुयायी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल विठल भाई पटेल के भाई, छोटे भाई थे, और ये बैरिस्टर थे दोनों भाई। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत में आए तो भारत में आजादी का आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधार बनाया, क्योंकि ब्राह्मण इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे। गांधी जी ने दो लोगों को अपना अनुयायी बनाया, सबसे पहले किसान और उसके दूसरे नंबर पर मुसलमान। गांधी जी को कलकत्ता में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो बॉम्बे से मुसलमान लोग लेकर के गांधी जी को लेकर गए थे कलकत्ता तक, और वो मुसलमानों के, क्योंकि कलकत्ता में मुसलमान बहुसंख्यक थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष भी मुसलमान ही थे, तो उन्होंने गांधी जी को वहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। और एक बार गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो गोली मारने के बाद ही वो उनकी पकड़ खत्म हो गई। कांग्रेस पर एक बार बनिया जी बैठ गए तो फिर दोबारा किसी को भी नहीं आने दिया। बीच बीच में सरदार को एक दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जवाहरलाल को एक दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। गांधी जी ऐसा करते थे। और 46 को मौलाना आजाद को भी अध्यक्ष बनाया। गांधी जी ऐसा करते थे। तो ये जो आजादी का आंदोलन था, ये आजादी का आंदोलन ब्रॉडन यानी ज्यादा बड़े संख्या में समर्थन देने वाला जो आंदोलन बना, और गांधी जी किसानों के समर्थन की वजह से बड़े नेता बने, उसके लिए पहले नंबर पर जिम्मेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनकी बदौलत गांधी जी कांग्रेस के नेता और बड़े नेता और जन नेता बने। पहली बात यह जानना जरूरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। तो यह समझना बहुत जरूरी है, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री बनाने का मामला आया तो गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, बल्कि अपने अथॉरिटी का उपयोग, अब जब मैं ओरिजिनली किसान हूं तो ये ग्रीन पगड़ी रखने की जरूरत क्या है? ओरिजिनली हो भाई, क्योंकि आप तो नकली वालों को ग्रीन पहना कर किसान बनाते हो, मैं तो ओरिजिनली हूं तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। मतलब त्याग में, बलिदान में, योग्यता में सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से आगे ही थे। कुछ लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का निधन हो गया तो आजादी के आंदोलन के लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात, उसकी बेटी मनीबेन उसके पिता की पत्नी नहीं है,
तो कौन सेवा करेगा मेरे पिता के ऐसे हालात में। उस लड़की ने भी शादी नहीं की, वो भी ऐसे ही उसने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। सरदार पटेल के साथ साथ उसके लड़की ने भी सारी जिंदगी इसी काम के लिए लगा दी, वो भी कुर्बान, इसी में कुर्बान हो गई। जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे, पढ़ाई लिखाई में भी कम नहीं थे, त्याग बलिदान में भी कम नहीं थे, योग्यता में जो सारे देश भर में इतना विशाल संगठन खड़ा हो गया था गांव गांव में, वो बनाने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। एक खास बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे उधर गुजरात महाराष्ट्र में बनिया लोगों को, बनिया शब्द जो है महाराष्ट्र और इस इलाके में गाली सूचक माना जाता है। बनिया का मतलब है मूर्ख बनाने वाला। बनिया शब्द का अर्थ है लूटने वाला, मूर्ख बनाने वाला। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे देश भर में जो किसान है उनके अंदर संगठन बनाया, सारे देश भर में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जाति है वो हर राज्य में किसान जो है वो उनको मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जाति संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कुर्मी के जब तक जीवित थे तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कोई बदलता भी नहीं था, कोई चेंज भी नहीं करता था। एक बार बना दिया तो जिंदगी भर के लिए थे। तो वो अपने आप ही वो सारे गांव में, सारे देश भर में संगठन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया और देशव्यापी संगठन खड़ा किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से कांग्रेस संगठन बुनियादी रूप से जो गांव का संगठन बना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से बना। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कभी भी संगठन करता नहीं थे। हाँ, अच्छे वक्ता अच्छे थे, ब्राह्मण जाति के होने की वजह से अखबार में ज्यादा छपता भी था उनका। सरदार पटेल का कम छपता था, मगर जवाहरलाल नेहरू का छपता ज्यादा था। बैरिस्टर वो भी थे। तो योग्यता के हिसाब से, त्याग बलिदान के हिसाब से, संगठनकर्ता के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज्यादा आगे थे। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्लेम ये पहले नंबर का होना चाहिए था, और था भी, और संगठन ने माना भी। 14 स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव कमेटियां थी, 100% एग्जीक्यूटिव कमेटियों ने अनअपोज रेजोल्यूशन पास किया कि सरदार पटेल को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। तो जब इसके चुनाव का समय आया तो एक भी आदमी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रपोजल नहीं किया। केवल एक आदमी था, जेबी कृपलानी, उन्होंने भी बाद में कांग्रेस छोड़ दिया था। एक आदमी जवाहरलाल का नाम प्रपोज किया। सारे संगठन ने सरदार पटेल का नाम प्रपोज किया था। तो ये सारे कागज गांधी जी के पास गए। गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और खास बात थी, वो भी किसी को पता नहीं है। वो क्या खास बात थी कि जब गांधी जी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे तो गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। 37 में जब चुनाव भारत में पहली बार हुआ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 1935 के एक्ट के अनुसार, उसके बाद 36 में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप का इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो बहुत सारे बड़े नेता गांधी जी के पास गए, अरे आपने इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस कैसे चलेगी? गांधी जी ने नेताओं को कहा, हाँ ये बात सही है कि कांग्रेस कैसे चलेगी, ये तो समस्या है। उसका समाधान ये है, गांधी जी ने कहा, कि जब बड़ा आंदोलन होगा तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप रिजोल्यूशन पास कर लेना एक लाइन का। कौन सा? आंदोलन करने के लिए गांधी जी को सर्वाधिकार दिया जाता है, आगे क्या करना मैं देखता रहूंगा। एक लाइन का रिजोल्यूशन पास करते जाने का, ज्यादा लंबा रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक लाइन का। एक बात। दूसरा, और समय समय पर कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं सलाह देने के लिए तैयार ही हूं आप लोगों को। ऐसा गांधी जी ने बोलकर इस्तीफा दे दिया, मगर इस्तीफे का असली कारण नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं असली कारण क्या था। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला था और लोग गांधी जी के पास टिकट मांगने के लिए जाने वाले थे। सबसे बड़े नेता गांधी जी थे और बैकवर्ड क्लासेस के लोग सबसे ज्यादा गांधी जी को मानते थे। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को टिकट देना नहीं था और मानते थे गांधी जी को ही बैकवर्ड क्लासेस के लोग नेता। तो गांधी जी ने सोचा ये टिकट मांगने के लिए मेरे पास ही आएंगे, उन्होंने उसके पहले इस्तीफा दे दिया। जब लोग इस्तीफे के बाद उनके पास टिकट मांगने के लिए गए तो गांधी जी ने उनको कहा, मैं तो कांग्रेस पार्टी का 54 का भी मेंबर नहीं हूं, तो मैं आपको टिकट कैसे दे सकता हूं? तो लोग बोलते थे रिकमेंड करो। कहा रिकमेंडेशन का भी मेरे पास अधिकार नहीं है। एक शेड्यूल कास्ट का, भंगी जाति का ग्रेजुएट आदमी, अंग्रेजी बोलने वाला, बैकवर्ड क्लास के अलावा, गांधी जी के पास गया और कहने लगा कि संविधान सभा का चुनाव हो रहा है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, लिखता हूं, तो संविधान सभा का सारा काम तो अंग्रेजी में चलेगा, तो मुझे टिकट दीजिए या रिकमेंड करिए। तो गांधी जी ने उसको कहा कि मैं तो 54 का मेंबर नहीं हूं, मैं आपको टिकट दे नहीं सकता, मैं रिकमेंडेशन कर नहीं सकता। हाँ, एक काम है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कहा क्या? कि सफाई का काम बढ़िया तरीके से कैसे करना चाहिए, टॉयलेट कैसे साफ करना चाहिए, संडास कैसे साफ करना चाहिए, इसमें मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अपना टॉयलेट साफ करता हूं, तो मुझे मालूम है कैसे साफ करना है। तो उसने गांधी जी को कहा, गांधी जी मैं ग्रेजुएट हूं, आप मुझे सफाई का काम करने के लिए बोल रहे हैं। गांधी जी ने उसको कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी तरह से सफाई कर सकोगे, दूसरे तुम्हारे भाई लोग उतना बढ़िया नहीं कर सकते। तुम संविधान सभा का मेंबर बनना चाहते हो, वो तो बिगड़े लोगों का काम है, वो छोड़ दो, ये अच्छा काम है,
ईश्वरीय काम है, ईश्वर भी प्रसन्न होता है। इसमें मैं आपकी मदद करता हूं। अरे गांधी जी के दिमाग में कितना कचरा बैठा हुआ था, बैरिस्टर गांधी जी के दिमाग में। हमारे तमाम बैकवर्डों को तब तो मालूम था ही नहीं, आज भी मालूम नहीं है। गांधी जी ने एक भी बैकवर्ड को 37 में टिकट नहीं दिया और संविधान सभा की चुनाव में भी नहीं दिया। बैरिस्टर पंजाबराव देशमुख बैकवर्ड क्लास फेडरेशन नाम का संगठन बनाया, कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा। कुर्मी जाति के थे महाराष्ट्र के, और एक माली जाति का और एक कुर्मी जाति के 2 लोग संविधान सभा में चुनकर भेजे उनके संगठन के द्वारा। कांग्रेस ने एक भी बैकवर्ड के आदमी को संविधान सभा में टिकट नहीं दिया, ये सोचकर नहीं दिया कि यदि बैकवर्डों को संविधान सभा का टिकट दे दिया गया तो संविधान के अंदर ये अपने अधिकारों की बात मांगेंगे, तो ये तो खतरा पैदा हो जाएगा। गांधी जी ने ऐसा होने नहीं दिया। ये बात मैं आपको इस मौके पर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि गांधी जी इस बात को भली भांति जानते थे किसानों की समस्याएं क्या है। मगर आप सुनकर हैरान हो जाओगे, गांधी जी ने एक संगठन बनाया था अहमदाबाद में, मजूर महाजन। तो महाजन यानी लूटने वाले लोग, मजदूरों को लूटने वाले लोग। तो गांधी जी का चमत्कार देखो, उन्होंने मजूर और महाजन दोनों का इकट्ठा संगठन बनाया। यानी दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। अरे एक शोषण करने वाला है और एक का शोषण होता है, दोनों का मिलाकर इकट्ठा संगठन बनाया और मजदूरों को वहां अंदर फिर बोलने की आजादी क्या रहेगी। ये काम गांधी जी अपने जीवन में करते रहे। और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में कभी मौका मिला जिंदगी में तो गांधी जी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं बता सकता हूं। गांधी जी जब पहली बार इंग्लैंड गए यहां से, भारत से, तो 2 बकरियां लेकर गए। यह भी बड़ी अजीब किस्म की बात है, बकरियां लेकर गए। जब जहाज से उतरे तो जो अंग्रेज पत्रकार है वो गांधी जी को कम देख रहे थे और बकरियों को ज्यादा देख रहे थे। और गांधी जी पत्रकारों को बता रहे थे बकरियों के नाम क्या है। और गांधी जी ने ही उनको बताया कि मैं बकरियों को काजू और बादाम खिलाता हूं और बकरी का दूध पीता हूं। कहा कि इससे क्या होगा? कहा चबाने का कष्ट बच जाता है, क्योंकि काजू और बादाम जब बकरी खाती है तो दूध में तो आ ही जाता है, तो चबाने की जरूरत नहीं रहती है। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे दांत कमजोर हो गए, तो चबाने के लिए कष्ट होता है। बकरियां चबाती है और बादाम और काजू खाती है, तो दूध में बादाम भी आता है, काजू भी आता है, तो मैं बकरी का दूध पीता हूं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर गांधी जी ने अपने जीवन काल में कभी भी किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। आजादी मिलने के बाद जो सिस्टम मैं आपको बताया पहले, मेरा जन्म स्कूल के अनुसार 5/8/57 को हुआ, वास्तव में 21/11/57 को हुआ। स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता था वो मास्टर लोग अपने से ही हिसाब से 7 साल का लिख देते थे, वो सब लोगों का, पुराने लोगों का ऐसे होता था। तो इस तरह से मैं आजाद भारत के अंदर पैदा हुआ। तो आजाद भारत के अंदर का वो किस्सा आपको बता रहा था कि बनिया लोग किस तरह से हमारे किसानों को लूटते थे।
बगैर पैसे से, 0% पैसे से, इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कमाते थे। ये सिस्टम जिस किसानों ने गांधी जी के प्रभाव में आकर कांग्रेस को 77 तक किसान ही थे जिन्होंने कांग्रेस को सेंटर गवर्नमेंट में पहुंचाया। उसका एक सबूत आपको देता हूं। सबसे पहले चुनाव निशान क्या था? बैल जोड़ी। अब जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर, उस बैरिस्टर का साला बैल जोड़ी से क्या संबंध? मगर उनको मालूम था कि इस किसानों के भरोसे पर ही तो इनकी संख्या ज्यादा है, इनके वोट ज्यादा है, इनके वोटों से ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा होगा। तो कांग्रेस का पहला चुनाव निशान बैल जोड़ी था। जब बैल जोड़ी जब्त हो गई संगठन के विवाद में, तो फिर गाय बछड़ा आ गया, फिर किसान से संबंधित ही आ गया गाय बछड़ा। फिर गाय बछड़ा जब विवाद में खत्म हो गया तो माता जी का आशीर्वाद आ गया। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं कि ये पंजा क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसा आशीर्वाद जो देहाती लोग जो है ना उसको ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये माता जी का आशीर्वाद आ गया। और गांधी जी को मतलब इंदिरा गांधी ने ये पंजा लाया। तो किसानों के जो उपज का मूल्य है वो किसानों को मिला नहीं, आज भी नहीं मिल रहा है। साल भर से ज्यादा आंदोलन किसानों ने चलाया, 700 से ज्यादा किसानों ने जान दी। पता भी होगा आप लोगों को आंकड़ा है 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में मरे। मगर एमएसपी लागू नहीं हुई, केवल कानून पीछे लिए गए, किसी किसान को कोई अधिकार बहाल नहीं किया गया। इतना आंदोलन चला, जो कानून थे वो केवल पीछे लिए गए, मगर किसानों को अपने उपज का मूल्य केवल आश्वासन दिया गया। केवल कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में किसानों का प्रतिनिधि एक रहेगा, बहुमत विरोधी वालों का ही रहेगा, एक ही किसान रहेगा और किसानों के विरोधी वालों का बहुमत रहेगा, और वो बहुमत से ये सारी बातें डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से आने वाले समय में भी न्याय होने की दूर दूर तक संभावना लग नहीं रही है। तो उपाय क्या है? उपाय जिस तरह से किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया था और अंग्रेजों जैसी शक्ति को भारत से भगाया था, किसानों को दोबारा सारे देश भर में राष्ट्रीय संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। ये जो 40 किसान संगठन है, 40 किसान संगठन है, 40 नेता है, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, यानी 2.5 राज्य के, 2.5 भी नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से, ये 2.5 राज्य के अंदर ये के लोग किसान नेता है। ये ऑल इंडिया के संगठन का प्रतिनिधि तो यहां नहीं है। इस वजह से केवल इतने भर आंदोलन के लोगों ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया और नरेंद्र मोदी से किसान आंदोलन सफल हो गया, ऐसा मानने का मुझे अभी कोई आधार दिख नहीं रहा है, जितनी मेरी समझ है। नरेंद्र मोदी को झुकाने में किसान सफल हो गए, इस वजह से ये हुआ, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? अगर चुनाव में हारने का नरेंद्र मोदी को डर नहीं होता
तो नरेंद्र मोदी किसी स्थिति में ये मामला, ये कानून पीछे नहीं लेता, क्योंकि उसने ये कानून गलत है ऐसा स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब उसको मौका मिलेगा तब कभी भी पार्लियामेंट में पास किए बगैर अध्यादेश से लागू कर सकता है। एक खतरा बरकरार है, दोबारा वो सारे किसान इकट्ठा होकर फिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है। ये आशंका सही है, क्योंकि यह आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2.5 राज्यों के किसानों का है, ये ऑल इंडिया का नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि 15 अगस्त 47 को आजादी मिली जरूर, मगर ये गोली मारने की आजादी है किसानों को और गोली खाने की आजादी है। ये है आजादी, इतनी आजादी है। किसानों को गोली खानी पड़ रही है और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको गोली मारने का अधिकार मिल गया है। अंग्रेज की जगह ब्राह्मण आ गए हैं। विधायिका में ब्राह्मण का कब्जा हो गया, कार्यपालिका में ब्राह्मण का कब्जा हो गया, न्यायपालिका में ब्राह्मण का कब्जा हो गया, मीडिया में ब्राह्मण का कब्जा हो गया, सारे लोकतंत्र पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया। और जो राज्यों के मुख्यमंत्री कई राज्यों में कुर्मी जाति के लोग बनाए गए, मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मर्जी पर चलते रहे और वो कभी किसानों की बातों को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए राष्ट्रीय स्तर का किसानों का संगठन, किसानों को जो आजादी मिली नहीं उसके लिए बनाया जाना जरूरी है। और जब तक ये ऐसा संगठन नहीं बनेगा तब तक गोली किसानों को खानी होगी और किसान शहीद होते रहेंगे। आगामी समय में भी ऐसे होता रहेगा। हम लोग किसानों के साथ में हैं। किसान राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए हमारे पास जो संगठन है 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये संगठन फैला है। तो यहां जहां संगठन हमारा है वहां किसानों का संगठन बनाने के लिए मदद करेंगे। हर जगह पहले तो हमें रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर जाके सो जाना पड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था जब हम लोग घूमते थे। अभी आप लोगों को अगर मेरा नाम लेकर किसी भारत के जिलों में जाओ कि मेश्राम साहब ने भेजा है, तो आपको रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आदमी आ जाएगा। आपके नाश्ते की, खाने की, रहने की, पीने की, यानी शुद्ध पेयजल पीने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप कहोगे कि 2, 4, 5, 10, 15 किसान पहचान के है क्या, तो हाँ है, तो चलो मीटिंग भी करवा दो, मीटिंग भी करवा देंगे। तो इस तरह से ये काम हम आपका कर देंगे। तो ये इसलिए करेंगे क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मजलूम और मजलूम भाई भाई होता है और मजलूम को भाई भाई बनना होगा, बनाना होगा और उसकी एकता, यूनिटी कायम करनी होगी। ऐसा करने के बाद ये आंदोलन विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन को सफलता मिलेगी। आजादी हासिल करेंगे, किसान इस देश का हुक्मरान होगा। जो जबरदस्ती रोका गया था, तो आने वाले समय में समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा।
आप उस दिशा में आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल करेंगे और हम मदद करेंगे, इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।